हेलो फ्रेंड्स, ये है सेबी का फाइनेंस सिलेबस। और लास्ट वीडियो में हमने एग्जिम बैंक का टॉपिक कवर किया था। इस वीडियो में हम ईसीजीसी और एफएसडीसी कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ सबसे पहले ईसीडीसी विच इज़ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स देखो, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था उस समय बहुत सारे कंट्रीज में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं थी। यहाँ कहीं पे भी वॉर होते थे या फिर सरकार बदल जाती थी। ऐसे वक्त में एक्सपोर्टर्स बहुत परेशान थे। एक तो एक्सपोर्ट जितना होना चाहिए था वो हो नहीं रहा था, साथ ही उन्हें ये भी भरोसा नहीं रहता था कि जो गुड्स उन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं उसके पैसे वापस मिलेंगे या नहीं। सो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर या टी.एस. कपूर ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन निकालने की सलाह दी, जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए स्कीम्स निकाले। ये गवर्नमेंट का बहुत पुराना इनिशिएटिव था फ्रेंड्स। अभी तो वो इतना बड़ा हो गया है कि ये अब एक्सपोर्ट इंश्योरेंस मार्केट में 7th लार्जेस्ट है। या एक बात जान लो कि ये रेगुलेटर नहीं है, बस एक एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी है। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? So ECC Limited, formerly known as Export Credit Guarantee Corporation of India, was founded on the 30th of July 1957. It is one of the oldest initiatives of the Government of India. The idea was initiated under the expertise of the Mr. T.S. Kapoor, the Finance Minister of India in the cabinet of Pandit Jawaharlal Nehru. It started with the aim of covering the risk of exporting on credit to strengthen the export promotion. Till today, it stands as the 7th largest company in the world in terms of the export credit insurance market. और फ्रेंड्स, हम एक एक करके देखते हैं कि ईसीजीसी क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। या सबसे पहली बात तो ये एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस कवर देता है। यानी कि अगर एक्सपोर्टर का पैसा कोई कंपनी उसके कंट्री के पॉलिटिकल या इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की वजह से पे नहीं कर पा रही है तो फिर ईसीजीसी उस एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगी। ओके, so ECC provide a range of insurance covers here to Indian exporters against the risk of non-realization of the export proceeds due to commercial or political risk. Next, ECC exporters को indirectly support करती है, वो बैंक्स की मदद लेती है। ECC बैंक्स को ऐसे एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करती है जिससे बैंक का पैसा सेफ रहे और यह एक्सपोर्टर को भी लोन मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, ECC बैंक्स को ये बोलती है कि आप एक्सपोर्टर्स को लोन दो। अगर एक्सपोर्टर्स आपके पैसे वापस नहीं कर पाए तो फिर इसी बैंक के लोन के पैसे वापस कर देगी। और फ्रेंड्स, ऐसा इंश्योरेंस बैंक को प्रोवाइड करते वक्त इसी बहुत कम प्रीमियम लेती है। सो द कॉर्पोरेशन हैज़ इंट्रोड्यूस वेरियस एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम्स टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स हियर ऑफरिंग द एक्सपोर्ट क्रेडिट। द इंश्योरेंस कवर्स इनेबल्स द बैंक टू एक्सटेंड टाइमली एंड एडुकेट एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटीज हियर टू द एक्सपोर्टर्स। इसी कीप्स इट्स प्रीमियम रेट्स एट द रीजनेबल लेवल। नेक्स्ट, इसी एमएसएमई की एक्सपोर्ट करने में बहुत मदद करती है, क्योंकि एमएसएमई को एक्सपोर्ट में कुछ सपोर्ट नहीं रहता और उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं रहते हैं। इसलिए इसी एमएसएमई का पूरा एक्सपोर्ट संभालने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल, वो एमएसएमई को एक्सपोर्ट के एक्सपेंसेस संभालने के लिए वर्किंग कैपिटल देती है। फिर एमएसएमई ने एक्सपोर्ट के लिए कोई लोन लिया हो फिर उस लोन का इंश्योरेंस भी इसी देती है। देन एमएसएमई जो भी एक्सपोर्ट करती है उसका अकाउंटिंग करना या फिर सेल्स लेजर बनाने का काम भी इसी करती है। और लास्ट में एमएसएमई ने जिन्हें एक्सपोर्ट किया है उनसे पैसे वापस लेने का काम भी इसी करती है। सो ऐसे सारे सर्विसेज इसी एमएसएमई को प्रोवाइड करती है। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। ECC provides export factoring facility for MSME sector, which is a package of financial products consisting of working capital financing, then credit risk protection, then maintenance of sales ledger, and collection of export receivable from the buyer located in overseas country. अब फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ECDC का पोर्शन कवर हो गया है। अब नेक्स्ट हम FSDC दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल को कवर करते हैं। यहाँ सबसे पहले इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद पूरी दुनिया में इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आ गई थी और इंडिया भी उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था। इसलिए ये तब बहुत ज़रूरी हो गया था कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वापस लाई जाए। ये देखते हुए गवर्नमेंट ने रघुराम राजन जी की कमेटी निकाली थी। वहाँ राजन जी ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल निकालने की बात की। इस काउंसिल में फाइनेंस के सारे अथॉरिटीज़ मिलकर डिस्कस करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे वापस लाना है। क्लियर है?
So the Financial Stability and Development Council was constituted by an executive order of the Union government as a non-statutory apex body under the Ministry of Finance in 2010. The Raghuram Committee of 2008 on the financial sector's reforms first proposed the creation of FSDC. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स कौन होते हैं। यह सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जो कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट उसमें फाइनेंस के सारे रेगुलेटर्स के मेंबर्स होते हैं। फिर गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, देन फाइनेंस सेक्रेटरी और लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, यहाँ पहले तो इतने मेंबर्स होते थे, लेकिन 2018 में गवर्नमेंट ने और मेंबर्स ऐड किए। अब इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी होते हैं, फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के चेयरमैन होते हैं और लास्ट में रेवेन्यू सेक्रेटरी को भी ऐड किया गया है। सो क्लियर हो गया आपको सारे मेंबर्स। So the members of the FSDC are the Finance Minister, who is the chairman of the FSDC, then heads of the financial sector regulators, that is Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority, then Securities and Exchange Board of India, and then Pension Fund Regulatory and Development Authority. Other members are Finance Secretary, Chief Economic Advisor, and Secretary of Department of Financial Services. Here in 2018, the government reconstituted FSDC to include the Minister of State responsible for the Department of Economic Affairs, then the Secretary of Department of Electronics and Information Technology, then the Chairman of Insolvency and Bankruptcy Board of India, and the Revenue Secretary. अब फ्रेंड्स लास्ट में FSDC के फंक्शंस क्लियर कर लेते हैं। एक तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करती है। ये सारे रेगुलेटर्स को साथ में बुलाती है और उन्हें कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने को बोलती है। इसलिए FSDC को कभी कभी सुपर रेगुलेटर भी बोला जाता है और लास्ट में वो अपने सारे फाइनेंस के सेक्टर को सुपरवाइज करने का काम करती है। ओके, सो इट्स फंक्शन इज टू स्ट्रेंथन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एनहांसिंग इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट एंड टू मॉनिटर द मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी। इट असेसेस द फंक्शनिंग ऑफ लार्ज फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा FSDC भी कवर हो गया। उसके साथ सेबी के फाइनेंस का फाइनेंशियल सिस्टम में रोल एंड फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन फाइनेंशियल सेक्टर कवर हो गया है। इसके PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अफेयर्समैन ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।